ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल्स पैदा होते हैं, वो पूरी लाइफ जीते हैं, लेकिन वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, दैट इज इंटेलिजेंस। ह्यूमंस चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की एक इनेट भूख होती है और हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हम जितना भी हो सके उतना नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं कि ये लाइफ क्या है, इस लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज मोरालिटी। हम ये सभी क्वेश्चंस करते हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब ट्रेडिशनली रिलीजन देता आ रहा है, लेकिन 18th 19th सेंचुरी के आते आते रिलीजन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। नीचा ने इसे डेथ ऑफ गॉड कहा था। हम नीचा के बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आपको इन डिटेल में ये कोट समझना है, व्हाट नीचा मेंट बाय गॉड इज डेड, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में भी हम नीचा के बारे में और डेथ ऑफ गॉड के बारे में बात करेंगे। सो डेथ ऑफ गॉड मीन्स नथिंग बट डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। और जैसे जैसे रिलीजन का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, हमारे इथिक्स और मॉरल वैल्यूज जो है, जो हम प्राइमरीली रिलीजन से डिराइव करते थे, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं लॉस होती चली गई। और जब ये वैल्यू स्ट्रक्चर टूटता है, जब तुम चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा बन जाता है और हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये सब चीज़ें जो दुनिया में हो रही है, इसका मतलब ही क्या है, हम जो लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ का क्या मीनिंग है। अगर सारी चीज़ें मीनिंगलेस है तो फिर हमारे जीने का क्या फ़ायदा। और जब हमारी बिलीफ सिस्टम शाटर कर जाती है तो ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, ये सारी चीजें कोलैप्स हो जाती है और इसी कोलैप्स को बोलते हैं नाइलिज्म। नाइलिज्म कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मॉरल नाइलिज्म, कॉस्मिक नाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, एपिस्टिमोलॉजिकल नाइलिज्म, पॉलिटिकल नाइलिज्म, एथिकल नाइलिज्म, पॉजिटिव नाइलिज्म, नेगेटिव नाइलिज्म, एक्टिव नाइलिज्म, पैसिव नाइलिज्म। लेकिन जब हम जनरल सेंस में नाइलिज्म की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म की। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी के डेफिनेशंस नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एक किताबी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बने। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली नाइलिज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाइलिज्म बोलता है कि हमारे लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। देयर इज़ नो इनहेरेंटली गुड और बैड थिंग। इसको मॉरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। देयर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल्स। मॉरल रिलेटिविज्म बोलता है कि ऑब्जेक्टिव मॉरल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मॉरलिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। हम जो भी चीज़ें मॉरल या एथिकल बोलते हैं वो सभी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं। इनहेरेंट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो चीज़ मॉरल हो या इमोरल हो। सभी चीज़ें एक तरीके से इक्वल है, ये बोलते हैं मॉरल रिलेटिविस्ट्स। इससे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बच जाता और इसकी वजह से ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती, ऐसी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहती जिसके लिए हम स्ट्राइव कर सके। और अगर कोई सोचता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये लाइफ हमें जीनी ही क्यों है। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन। जब हमारे लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं रहता, हमारे पास कोई गोल नहीं रहता, हमारे पास अचीव करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची होती। नॉट बिकॉज हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, बट बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि अचीव करने लायक कुछ है ही नहीं, कोई हायर वैल्यू नहीं है, सभी चीज़ें बराबर है, सभी चीज़ें इक्वल है इस दुनिया में। देयर इज़ नो मॉरलिटी, नथिंग मैटर्स। तो हम इस नाइलिज्म के गर्त में फंसते चले जाते हैं। एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली डार्क प्लेस टू बी इन। डेविड फिंचर की मूवी फाइट क्लब में नाइलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। ये मूवी चक पॉलोनिक की नॉवेल पे बेस्ड है जिसका नाम भी फाइट क्लब था। फाइट क्लब का जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो घिसी पिटी मंडेन लाइफ जी रहा होता है। वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता है, जो काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका बॉस उसके विल के खिलाफ उसे इलीगल काम करवाता है, जो काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी लाइफ उसे पसंद नहीं है और उसके लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं है और वो इंसोम्निया का शिकार होता है, मतलब उसे नींद नहीं आती है। और उसमें एक मोनोलॉग है कि जब तुम अच्छे से सोते नहीं हो तो तुम पूरी तरीके से जगे भी नहीं रहते। When you have insomnia, you're never really asleep and you're never really awake. तो उसे तरह तरह के हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है और वो मीनिंग ढूंढता है मटेरियलिज्म में। वो आइकिया का बहुत सारा फर्नीचर अपने अपार्टमेंट में इकट्ठा करता है और उस फर्नीचर के थ्रू, मटेरियलिज्म के थ्रू वो अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है।
बट ही फेल्स। वो हर हफ्ते 15 दिन में नया फर्नीचर लाता है, लेकिन उससे उसके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो लाइफ में खुद को बंधा हुआ पाता है, लेकिन एक दिन वो नाहिलिज्म को सरेंडर करता है और तब वो बोलता है कि लूजिंग ऑल द होप वॉज फ्रीडम। And then something happened. I let go. I found freedom. Losing all hope was freedom. वो मटेरियलिज्म से बंधा हुआ रहता है, उसे मटेरियलिज्म से फ्रीडम चाहिए होता है, और उसके लिए वो क्या करता है, ब्लोज हिज ओन अपार्टमेंट। वो अपने खुद का अपार्टमेंट होता है जहाँ पे उसने बहुत सारा फर्नीचर इकट्ठा किया हुआ रहता है। वो खुद के अपार्टमेंट में गैस लीक करके अपने अपार्टमेंट को उड़ा देता है, और जब उसका अपार्टमेंट चला जाता है तो जो भी सारा फर्नीचर उसने इकट्ठा किया हुआ रहता है वो सब मिट जाता है। और मूवी में एक सीन दिखाया गया है, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब उसका फ्रिज हमें दिखता है। उस फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उस फ्रिज में मसाले भरे पड़े रहते हैं। How embarrassing. A house full of condiments and no food. एंड दिस इज अ मेटाफोर फॉर ऑल दिस थिंग्स जिसके पीछे तुम भागते हो, जिन चीज़ों का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, वो चीज़ें फ्यूटाइल होती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन चीज़ों के पीछे भागते हो। तुम्हारे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तुम कोई एक स्पेशल व्यक्ति नहीं हो। You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. ये चीज़ सबसे डिफिकल्ट होती है एक्सेप्ट करने में, और हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो नाहिलिज्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते, जैसे कि वो पहले से करता आ रहा था। एंड द सेकंड ऑप्शन वाज वो नाहिलिज्म को एक्सेप्ट करे और उस नाहिलिज्म को एम्ब्रेस करे, उस नाहिलिज्म को गले लगाए। मूवी और नॉवेल दोनों में इस कैरेक्टर का इनसिग्निफिकेंस दिखाने के लिए इस कैरेक्टर को कोई नाम भी नहीं दिया गया, उसको सिर्फ नैरेटर करके रेफर किया जाता है। तो अब नैरेटर के पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस थी कि वो अपनी ज़िंदगी पहले से जैसे जी रहा था वैसे ही कंटिन्यू करेगा, वो वही घिसी पिटी मंडेन कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा बन के रहेगा। या सेकंड ऑप्शन वाज वो नाहिलिज्म को एक्सेप्ट करेगा और एक्टिवली उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। सो इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए वो अपना खुद का एक अल्टर ईगो बनाता है, टाइलर डर्डन। टाइलर नैरेटर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो करंट मोमेंट में जीता है, वो कंज्यूमरिज्म को रिजेक्ट करता है और नाहिलिज्म को एम्ब्रेस करता है। वो चीज़ों को वैसे ही देखता है जैसे कि वो चीज़ें हैं, वो किसी चश्मे के थ्रू चीज़ों को नहीं देखता। उसको पता है कि चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, और इससे उसके लाइफ में एक तरह की क्लैरिटी आ जाती है। सोसाइटी के जितने भी सारे नॉर्म्स हैं वो उन नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है, और इन अ वे तुम बोल सकते हो ही ट्राइज टू बी एन उबरमेंच, जो फ्रेडरिक नीचे ने कॉन्सेप्ट दिया था। उबरमेंच वो आदमी होता है जो अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज खुद बनाता है, वो दूसरों के दिए हुए रास्ते पे नहीं चलता। वैसे ही टाइलर अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करता है। सोसाइटी ने जो कायदे कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन पे टाइलर नहीं चलता। ही ट्राइज टू बी एन उबरमेंच, लेकिन इस चीज़ में वो सक्सेस होता है या नहीं, इसके लिए आप मूवी देख सकते हो। नैरेटर की जो घिसी पिटी जिंदगी थी, जो वो ऑटो पायलट पे जी रहा था, उस लाइफ को ऑथर ने मेटाफोरिकली इमैस्कुलिन कहा है। इट रिप्रेजेंट्स अ वीक इंडिविजुअल एंड अ मीनिंगलेस लाइफ। और इसी लाइफ को मीनिंग देने के लिए टाइलर डर्डन शुरू करता है फाइट क्लब। दिस फाइट क्लब रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिनिटी। ये फाइट क्लब रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। जिन लोगों के लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है, जिनकी लाइफ केओटिक बनी हुई है, फाइट क्लब उन आदमियों को ऑर्डर प्रोवाइड करता है। सो केओस इज फेमिनिन इन नेचर और ऑर्डर इज मैस्कुलिन इन नेचर। फाइट क्लब स्टार्ट करके टाइलर एम्ब्रेस करता है मैस्कुलिनिटी को, यानी कि ऑर्डर को। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप मूवी देख सकते हो, मैं पूरा मूवी आपके लिए स्पॉइल नहीं करने वाला। हर रिलीजन बात करता है गॉड के बारे में, रीबर्थ के बारे में, कर्मा के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, डिवाइन मॉरलिटी के बारे में, लेकिन इन सभी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें एक उम्मीद देती है, एंड समटाइम्स होप इज़ द ओनली थिंग वन नीड्स। हमें सिर्फ उम्मीद की ज़रूरत होती है, और ये उम्मीद हमें ट्रेडिशनली रिलीजन से मिलती आ रही है। नाहिलिज्म में ये सारे बिलीव्स शाटर कर जाते हैं, और
और वो होप जो हमें रिलीजन से मिलती थी उस होप को लूज कर देते हैं और हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, और इससे हमारे लाइफ का मीनिंग और पर्पस लॉस होता है। और ये होपलेसनेस, ये लॉस ऑफ मीनिंग कई ज़्यादा पेनफुल होता है हार्ड वर्क से। एक टाइम पे कोई हार्ड वर्क कर लेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जो काम कर रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो काम करने वाला व्यक्ति एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है और इसकी वजह से वो डिस्पेयर और एलिनेशन फील करता है। वो जो काम कर रहा है उस काम से वो डिटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें एक कप में पानी लेना है और वो पानी दूसरे कप में डालना है, फिर वो पानी फिर से पहले कप में डालना है और बाद में वो पानी फेंक देना है, और इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, ये चीज़ तुम्हें करनी है। अब ये सबसे ईजीएस्ट चीज़ है तुम्हें करने के लिए कि तुम्हें सिर्फ एक कप का पानी दूसरे कप में डालना है, लेकिन विदाउट एनी पर्पज तुम ज़्यादा देर तक ये काम नहीं कर सकोगे। ऑपोजिट टू, तुम्हें कोई डिफिकल्ट काम भी दिया जाए लेकिन उस काम का कोई हायर गोल हो, कोई पर्पज हो, कोई मीनिंग हो, तो तुम उस काम को कई गुना अच्छी तरीके से कर सकते हो और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक तुम उस काम को कर सकते हो, चाहे वो काम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। और इस मीनिंगलेसनेस से एक वॉइड क्रिएट हो जाता है और इस वॉइड की वजह से हम चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं। और नीचा ने बोला था कि जब हम एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ हम उस एक चीज़ को या एक आइडियोलॉजी को क्वेश्चन नहीं करते, उस एक चीज़ के साथ जितनी भी बाकी सारी आइडियोलॉजीज हैं, जितनी भी बाकी सारी वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन सभी के ऊपर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हम हर चीज़ के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज मेटा डाउट। और इसके वजह से हम एक होपलेस डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, एंड दैट इज नाइलिज्म। और ये कोई कूल थिंग नहीं है। लोग गर्व से अपने स्टेटस पे नाइलिस्ट लिखते हैं। नाइलिस्ट होना कोई प्राइड की बात नहीं है। नाइलिज्म इज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम सुसाइड। अल्बेयर कमू ने कहा था, द ओनली ट्रू फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इज वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, बिकॉज नाइलिज्म इज अ बॉटमलेस पिट। तुम उसके अंदर गिरते चले जाते हो, लेकिन उस चीज़ का कोई अंत नहीं है। वो वॉइड इतना डीप है, इतना ग्रेव है कि वो तुम्हारे लाइफ को सक कर लेता है। और हम लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं, वी डू टू अवॉइड दिस पेन ऑफ नाइलिज्म। नाइलिज्म तुम्हारे लाइफ में साइलेंटली और स्लोली आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि नाइलिज्म तुम्हारे लाइफ के अंदर प्रवेश कर चुका है, और वो नाइलिज्म तुम्हारी लाइफ को दीमक की तरह खोखला बनाते चला जाएगा। डिसबिलीफ इन गॉड ये नाइलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद अगर तुम उस रैबिट होल में चले गए तो तुम अपने लाइफ में सारी चीज़ों को डाउट करना चालू कर दोगे। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो लोगों के फ्रॉड को डिबंक करते हैं, विच इज़ गुड थिंग। उन्होंने एक फ्रॉड डिबंक किया, आप ताली बजाओगे। उन्होंने दूसरा फ्रॉड डिबंक किया, आप बोलोगे गुड जॉब। लेकिन ऐसा करते करते वो हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं, और वो सिर्फ चीज़ों को क्रिटिसाइज करने पे नहीं रुकते। अगर किसी इंसान की 2 या 3 बातें उनको पसंद नहीं आई तो वो उस इंसान को ही नेम कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। पू डॉक्टर केट, जॉर्डन पीटरसन इज सदगुरु ऑफ वेस्ट, आयुर्वेदा इज सूडो साइंस। वो ऐसी चीज़ें बोलना चालू कर देते हैं और इसी तरीके से हमारे बिलीफ सिस्टम्स शैटर होते हैं। अगर किसी चीज़ में तुम्हें एक हाथ कमी दिखाई दी तो उस चीज़ को ही पूरे रूट से खारिज कर देना, ये बात सही नहीं है। यू कैंट थ्रो अवे द बेबी विद बाथ वाटर। जॉर्डन पीटरसन के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं भी अग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीधा ही उनको नेम कॉलिंग करने लग जाओ। यूट्यूब पे उनके हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के लेक्चर्स है, साइकोलॉजी पे, फिलोसॉफी पे, एग्जिस्टेंशलिज्म पे, बायोलॉजी, लिम्बिक सिस्टम पे, जो कि हार्वर्ड और टोरंटो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं। और यूट्यूब पे तुम्हें वो कंटेंट फ्री में मिल रहा है, जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आदमी को ही खराब बोल दो। आयुर्वेदा में कुछ कमियां हो सकती हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई तो कमी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम धड़ल्ले से उसको खारिज कर दो। इन सब से होता क्या है कि तुम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तुम्हें हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे वो चीज़ रिलीजन से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो या फिलोसॉफी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, तुम्हें उस चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब तुम किसी एक चीज़ के सिर्फ कॉन्स लेते हो और उन कॉन्स से उस पूरी चीज़ को डिफाइन करते हो और बाद में उस पर क्रॉस मार देते हो। एंड दिस थिंग ड्रॉज यू वन स्टेप क्लोजर टू नाइलिज्म। हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और जब हमारी टीम इंडिया में पहुंची तो लाखों लोगों की भीड़ रास्ते पे इंडियन टीम का स्वागत करने के लिए पहुंची।
पूरा देश हमारे वर्ल्ड कप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। हमारी वर्ल्ड कप की विक्ट्री एक ऐसी चीज थी जिस चीज ने हमारे पूरे नेशन को इकट्ठा किया। हमारे बीच के सारे डिफरेंसेस छोड़ के लोगों ने एक चीज का जश्न मनाया। तुम किसी भी धर्म के हो, तुम किसी भी कास्ट के हो, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे, वो उस भीड़ को बेरोजगार कह रहे थे। वो बोल रहे थे हमारे यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है, और उन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम ये सब कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इसे शेमफुल भी बोला। हाँ, हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, हर देश में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री को सेलिब्रेट ही ना करें। कल तो इस लॉजिक से तुम बोलोगे कि होली भी सेलिब्रेट मत करो, ईद भी सेलिब्रेट मत करो, दिवाली भी सेलिब्रेट मत करो, क्रिसमस भी मत मनाओ। अगर हम हर एक चीज़ में ऐसा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखें तो हम जल्द ही निराशा के गर्त में डूब जाएंगे। और मैं आपको ये चीज़ का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हें नाहिलिज्म की ओर ढकेलती है। हमारे पर्सनैलिटी का एक ट्रेट होता है न्यूरोटिसिज्म करके। जो लोग हाईली न्यूरोटिक होते हैं, ऊपर से हम बोल सकते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की ओर। अगर तुम्हें पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, तो मैं डिटेल में सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्सप्लेन करूँगा। और ये न्यूरोटिसिज्म जो ट्रेट होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है लेफ्ट विंग वालों में, यानी कि जो लोग आइडियोलॉजिकली लेफ्ट में फॉलो करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू न्यूरोटिसिज्म कंपेयर टू द राइट विंगर्स। दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। मैं जो बता रहा हूँ वो सरफेस लेवल की बातें हैं, चीज़ें न्यूआंस्ड होती है, लेकिन मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि लेफ्ट वाले लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसका एक मेजर रीज़न है तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स का टूट जाना। और जैसे ही तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स टूटते हैं, तुम नाहिलिज्म की ओर बढ़ते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉरलिटी की। फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की ने बोला था, इफ देयर इज नो गॉड देन एवरीथिंग इज परमिसिबल। अगर भगवान नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। भगवान के बिना मॉरलिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग खत्म हो जाएगा, तुम अपनी वैल्यूज लूज कर दोगे। अगर गॉड नहीं रहा तो बहुत सारे लोग कोई भी बुरा काम करने पे उतर सकते हैं। पॉल रिकॉर ने अपने बुक सिंबोलिज्म ऑफ इविल में इविल के 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। फर्स्ट इज स्टेन, सेकंड इज सिन एंड थर्ड इज गिल्ट। स्टेन मतलब लोग इविल इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों में उनकी बदनामी हो जाएगी, या फिर पुलिस उनको पकड़ लेगी, या फिर वो कर्मा पे बिलीव करते हैं कि अगर हमने दूसरे आदमी का बुरा किया तो हमारे साथ भी ऐसा बुरा होगा। यहाँ पर कोई आदमी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता कि मेरे एक्शंस की वजह से दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी एम्पैथी, और हम सेल्फिश बीइंग्स होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी स्टेन के वजह से इविल को अवॉइड करते हैं। सेकेंड थिंग इज सिन। सिन हैज अ रिलीजियस कनोटेशन। तुम इसीलिए कोई चीज़ नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये चीज़ करने से मुझे पाप लगेगा, भगवान हमें इस चीज़ के लिए पनिश करेगा, इसलिए लोग वो चीज़ नहीं करते। और मेजॉरिटी ऑफ लोग इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से, यानी कि स्टेन और सिन की वजह से इविल कमिट नहीं करते। एंड थर्ड थिंग इज गिल्ट। गिल्ट इज मोर इंटरनल इन नेचर, इट्स मोर सब्जेक्टिव, इट्स मोर पर्सनल। जब तुम कोई रॉन्ग डूइंग कमिट करते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ मैंने गलत की, उस चीज़ को बोलते हैं गिल्ट। डॉस्टोयेव्स्की ने अपनी नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट में ये गिल्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब रेस्कोल्निकोव क्राइम कमिट करता है तो ना ही वो पकड़ा जाता है, ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत होते हैं, लेकिन एक चीज़ उसे अंदर से खा रही होती है, दैट थिंग इज गिल्ट। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता, वो सिर्फ स्टेन और सिन अवॉइड करते हैं। और जब लोगों का रिलीजियस बिलीफ से विश्वास उठ जाता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि लोग बुरी चीज़ें कर सकते हैं। उनके पास अब कोई मॉरल राइट एंड रॉन्ग नहीं बचा, उनके पास कोई सुपरनेचुरल एंटिटी नहीं बची जो उनको उनकी डीड्स के लिए पनिश करती हो। कोई लॉ ऑफ कर्मा नहीं बचा कि अगर तुमने गलत किया तो तुम्हारे साथ भी कोई गलत चीज़ होगी, ये नोशन नहीं बचा। तो इसकी वजह से मॉरलिटी लॉस होती है और इविल हमारे समाज के अंदर बढ़ता है। अब हम आते हैं द ओजी, द गोट, फ्रेडरिक विल्हेम शेक्सपियर। डॉस्टोयेव्स्की का जो कंसर्न था, नीचा का भी वही सिमिलर कंसर्न था। नीचा ने फेमसली बोला था, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यहाँ पे गॉड का मतलब वो रेफर कर रहे थे मॉरलिटी, एथिक्स, वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज हमारे लाइफ से चली गई तो हम नाइलिज्म में फॉल कर जाएंगे, ऐसा नीचा का मानना था। वो अपने आप को नाइलिस्ट बोलते थे। विल टू पावर के 3rd प्रीफेस में वो अपने आप को
द फर्स्ट परफेक्ट नाइलिस्ट ऑफ यूरोप बताते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीचा का नाइलिज्म ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म था। वो ये तो मानते थे कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, लेकिन उन्होंने एम्फसिस दिया मीनिंग क्रिएट करने पर। ही टॉक्स अबाउट बीइंग एन उबरमैन, मतलब ओवरमैन या सुपरमैन। उबरमैन वो इंसान होता है जो अपने मॉरल्स खुद बनाता है। वो सोसाइटी के दिए गए रूल्स पे नहीं चलता, वो हर्ड मेंटेलिटी फॉलो नहीं करता। फाइट क्लब का टाइलर डर्डन इज एग्जांपल ऑफ एन उबरमैन जो खुद के रूल्स खुद बनाता है। सिमिलरली डॉस्टोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट में जो रेस्कोल्निकोव का कैरेक्टर है, ही ट्राइज टू बिकम एन उबरमैन, लेकिन वो उस चीज में फेल हो जाता है। ही इज अ फेल्ड उबरमैन। और डेथ ऑफ गॉड की वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ है, उबरमैन उस वॉइड को भरता है। सो नीचा बोलते हैं कि खुद का मीनिंग खुद बनाओ, बी एन उबरमैन। सोसाइटी में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर हम मीनिंग का काम आउटसोर्स कर देते हैं। उनके एग्जांपल्स है फैसिज्म, नियोनाजिज्म, नेशनलिज्म, फेमिनिज्म और जितनी भी बाकी सारी आइडियोलॉजीज जो तुम सोच सकते हो, वो इसके एग्जांपल्स हैं। हम मीनिंग के लिए इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए सोचने का काम करती है और हमें चीज़ों का जवाब देती है। ये आइडियोलॉजीज हमें क्रिटिकल थिंकिंग से दूर करती है। ज़्यादातर लोग जो भी सारी चीज़ें सोचते हैं वो लिंक्ड होती है किसी न किसी आइडियोलॉजी से, और उस आइडियोलॉजी के लोग जैसा सोचते हैं वही सोच उस इंसान की बन जाती है जो इंसान उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। सो नीचा बोलते हैं कि हमें इन सिस्टम्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। पॉडकास्टर क्रिस विलियमसन ने मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में बात करी है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये पता चलता है कि एक इंसान का किसी एक चीज़ के बारे में क्या व्यू है, और अगर तुम उस व्यू से बाकी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस इंसान का बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में क्या व्यू होगा, तो वो आदमी सोच नहीं रहा है, उसके लिए उसकी आइडियोलॉजी सोच रही है। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिल पाया इस चीज़ का। अगर एडिटिंग के टाइम पे मुझे ये वीडियो मिल जाता है तो मैं वो वीडियो प्ले कर दूंगा। You can tell how shallow of a thinker somebody is by, first off, how predictable all of their perspectives are if you only know one thing that they believe, and secondly, how many different incidents they explain with the same phenomenon. और जब हम ये चीज़ कर रहे होते हैं तो अल्बेयर कमू बोलते हैं, जब हम हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ नहीं करते, देन वी कमिट अ फिलोसॉफिकल सुसाइड। फिजिकल सुसाइड और फिलोसॉफिकल सुसाइड दोनों एक ही चीज़ है, बोथ आर एस्केपिज्म। हम चीज़ों से भाग रहे होते हैं जब हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। जब हम थिंकिंग के लिए किसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकिंग से भागते हैं, और जब हम हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहते तब हम हमारे लाइफ से भागते हैं। कमू बोलते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव मीनिंग की डिज़ायर होती है, लेकिन हमें वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं मिलता। सो द डिज़ायर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव मीनिंग एंड द लैक ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव मीनिंग, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, कॉल्स इट द अब्सर्ड। कमू नाइलिस्ट नहीं थे, और वो इस अब्सर्ड से डील करने के लिए हमें स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट स्टेप वो बताते हैं, एक्सेप्ट द अब्सर्ड। ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, और इस चीज़ के साथ जीना सीखो। जब तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे तभी तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अगर कोई इंसान बीमार है तो सबसे पहली स्टेप है कि उस आदमी को या उस इंसान को पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि हाँ, मुझे ये बीमारी है, और तभी जाके वो उस बीमारी का इलाज कर सकता है। वैसे ही हमें सबसे पहले उस अब्सर्ड को एक्सेप्ट करना होगा। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। सेकेंड स्टेप वो बोलते हैं, लिव ऑथेंटिकली एंड पैशनेटली। वो बोलते हैं कि तुम्हारे लाइफ के जो भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करो, गले लगाओ। तुम्हें वैसे भी लाइफ का मीनिंग नहीं पता तो तुम्हारे पास एक ही चीज़ बचती है, तुम्हारे पास जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को तुम वैल्यू करो। और जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम एक ऑथेंटिक और पैशनेट लाइफ जी पाओगे। और थर्ड स्टेप वो बोलते हैं, दैट इज क्रिएट योर ओन मीनिंग। कमू बोलते हैं तुम्हारे जो भी सारे रिलेशंस हैं, वैल्यू दोज रिलेशनशिप्स, वैल्यू योर एक्सपीरियंसेस। तुम किसी क्रिएटिव परस्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हो, और ये सारी चीज़ें तुम्हें मदद करेगी
टू फाइंड अ सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ योर लाइफ। उनका एक फेमस बुक था मिथ ऑफ सिसिफस करके। सिसिफस का जो कैरेक्टर होता है उसका इटरनली एक ही काम होता है। एक बहुत बड़ा बोल्डर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और सिसिफस उस पत्थर को ढकेलते हुए पहाड़ी की चोटी पर लेके जाता है और बाद में वो पत्थर नीचे आके गिरता है। फिर से सिसिफस उस पत्थर को लेके पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है और फिर से वो पत्थर लुढ़क के नीचे गिर जाता है, और ये साइकिल इटरनली चलती रहती है। लेकिन कमु बोलते हैं इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इमेजिन करो कि सिसिफस हैप्पी है क्योंकि उसके लाइफ के स्ट्रगल में उसने मीनिंग ढूंढ लिया है।